हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है बहू का हिसाब। तुमसे कम तेल में खाना नहीं बनता क्या, जो इतना भर भर कर तेल डालती हो। 2 महीने हो गए तुम्हें इस घर में आए, लेकिन आज तक तुम्हें तेल मसाले का हिसाब नहीं हुआ है। न जाने कैसे इतना पढ़ लिख गई हो। रजनी जी अपनी बड़ी बहू को डांटते हुए कह रही थी। सारिका कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि उसके मायके में सिखाया गया था सास माँ होती हैं और उसे कभी पलट कर जवाब नहीं देना है। और रजनी जी हमेशा ऐसे ही सारिका पर हावी रहती थीं। शादी के 6 महीने बाद सारिका गर्भवती हुई। इस खुशखबरी से पूरे घर में खुशियों की लहर आ गई थी। उस दिन शाम के समय सारिका की बड़ी ननद रीमा घर में चहकते हुए आई और चहकते हुए बोली, अरे भाभी, मैं आज बहुत खुश हूँ। पहली बार बुआ बनने वाली हूँ। और अपनी भाभी से मिलने के बाद रीमा सीधे अपने मम्मी पापा के पास चली गई। रीमा ने अपनी मम्मी से जाकर कहा, अरे मम्मी, मैं आपकी बात एक पंडित जी से करा देती हूँ, जो बता देते हैं कि लड़का होगा या लड़की। रजनी जी ये बात सुनते ही खुश हो गईं और उन्होंने तुरंत अपनी बेटी से कहा, ला पंडित जी से मेरी बात करा। पंडित जी से बात करने पर पता चला कि सारिका को लड़की होगी। रजनी जी ने इसी टाइम तय कर लिया कि मैं ये लड़की होने नहीं दूंगी। और उन्होंने सारिका से इतना काम कराना शुरू कर दिया कि सारिका जल्दी ही थकने लगी थी। उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई थी। रजनी जी सारिका को ना कुछ ढंग से खाने देती थी, न पीने देती थी। कभी अगर सारिका दूध लेती तो रजनी जी उसके हाथ से दूध का गिलास ये कहकर ले लेती कि बच्चा मोटा हो जाएगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और कभी फल खाने बैठी तो कह देती हैं, फल तुम्हारे बाप के घर से नहीं आए हैं, जिन्हें ले लेकर बैठ जाती हो। और नतीजा वही हुआ जो रजनी जी चाहती थी। 5 महीने में सारिका का अबॉर्शन हो गया। सारिका में बहुत कमजोरी थी, लेकिन फिर भी रजनी जी ने उससे काम करवाना बंद नहीं किया। उसी बीच रजनी जी के छोटे बेटे प्रभास की भी शादी राधा संग हो गई थी। और छोटी बहू तो जैसे ठान कर आई थी, किसी की एक नहीं सुननी है। एक दिन राधा अपने लिए सेब काटने बैठी तो रजनी जी बोली, अरे ये कोई समय है फल खाने का। और जैसे ही उन्होंने उसके आगे से प्लेट उठाने की कोशिश की, वैसे ही राधा ने उनके हाथ से अपनी प्लेट छीनते हुए कहा, मम्मी जी, मेरा जब मन करेगा तब खाऊंगी, और आप मुझे नहीं रोक सकती। और वो अपनी प्लेट लेकर अपने कमरे में चली गई। इसी तरह राधा सास को हर बात में उल्टा जवाब दे देती। एक दिन घर का काम खत्म कर राधा और सारिका एक साथ बैठकर रात का खाना खाने बैठी। तभी रजनी जी वहाँ आईं और राधा की प्लेट में झांकते हुए बोली, अरे 3 रोटी, वो भी रात के समय में। राधा तपाक से बोली, हाँ, और 3 रखी हैं रसोई में और 3 मैं खा चुकी हूँ। वैसे भी मम्मी जी, मेरी उम्र अभी खाने पीने की है और आपके माला और भजन करने की। तभी पीछे से दीनदयाल जी चिल्लाकर बोले, बहू, ये क्या तरीका है सास से बात करने का। राधा ने भी गुस्से में जवाब दिया, और ये क्या तरीका है बहू की प्लेट में झांकने और उसकी रोटी गिनने का। सारिका ने राधा को चुप करना चाहा तो राधा ने उल्टा उसे चुप रहने के लिए कहा, दीदी आप सुनिए इनकी, मैं नहीं सुनने वाली। मुझे अलग करते हैं तो कर दें, मैं डरती नहीं हूँ किसी से। दीनदयाल जी ने दोनों बहुओं की तरफ गुस्से से देखा और चिल्लाकर बोले, आज भी इस घर का हिसाब किताब तुम्हारी सास देखती हैं, और इसलिए ये घर सही चल रहा है। तभी वहाँ प्रभास और अंकित दोनों भाई वहाँ आए और अंकित ने आकर अपनी पत्नी सारिका पर चिल्लाते हुए कहा, सारिका क्या है ये सब, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मम्मी पापा से इस तरीके से बात करने की। सारिका चुप थी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी प्रभास ने भी अपनी पत्नी राधा पर चिल्लाते हुए उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले गया। और उस दिन से सास ससुर और बहू के बीच लड़ाई होने लगी थी। और ये सब चलते हुए 2 साल हो गए थे। इसी बीच सारिका को एक बेटा भी हो गया था, जिससे रजनी जी बहुत खुश थीं। लेकिन सारिका को वो आज भी टॉर्चर करती थीं। और फिर एक दिन दीनदयाल जी पर कंपनी ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने 15 साल पहले उसी कंपनी में लाखों का घोटाला किया था, जहां उन्होंने सालों अकाउंटेंट की नौकरी करके अपना घर चलाया था। और उसी घोटाले के पैसों से ये मकान खरीदा गया था। और इस मकान की धौंस दीनदयाल जी और रजनी जी अपनी बहुओं को आए दिन देते रहते थे। और फिर कोर्ट में केस गया, जहां जांच पड़ताल में पता चला कि दीनदयाल जी पर इल्ज़ाम सही लगाया गया है और अब दीनदयाल जी को वो पैसा वापस करना होगा। बस फिर क्या था, राधा ने प्रभास से साफ कह दिया, अगर तुमने अपने पापा को 1 रुपया भी दिया तो समझ लेना अपनी बेटी को छोड़कर मायके चली जाऊंगी, फिर पालना अकेले बेटी को। और प्रभास अपनी पत्नी के जाने के ख्याल से ही डर गया और उसने अपने पापा को पैसे देने से साफ मना कर दिया। अंकित का हाथ पहले ही तंग था, वो तो अपने पापा की कोई मदद ही नहीं कर सकता था। और फिर दीनदयाल जी को मकान बेचना पड़ा और प्रभास ने अपने लिए एक मकान खरीद लिया। और अंकित ने भी थोड़ा लोन लेकर, थोड़ा ससुराल से पैसे लेकर 2 कमरे का मकान खरीद लिया था। और तय हुआ मम्मी पापा 1 महीना बड़े के पास और 1 महीना छोटे के पास रहेंगे। सबसे पहला नंबर बड़े बेटे बहू का था
और रजनी जी को लगा था सारिका भी उनकी बात सुन लेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं था। एक दिन सारिका ने खाना बनाकर रख दिया था। दोपहर में सारिका ने अपने बेटे से कहा, मैं बाहर जा रही हूँ, दादी दादा का खाना बना रखा है। और वो जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, रजनी जी बोली, बहू तुझे पता है हमसे ठंडी रोटी नहीं खाई जाती हैं। सारिका ने अपनी सास की तरफ पलट कर देखा और बोली, तो उसमें मैं क्या करूं? क्या मैं आपकी वजह से सारे काम छोड़ दूं? कुछ करूं नहीं, सारा दिन आपके लिए बैठकर घर में रोटियां बनाती रहूं? ये सुनते ही रजनी जी चौंक गईं और बोली, बहू ये किस तरीके से बात कर रही हो? तुम्हारे मायके में यही सिखाया गया था क्या? सारिका ने अपनी सास की तरफ देखा और बोली, मम्मी जी, मायके वाले संस्कारों की तो एक्सपायरी डेट कब की निकल गई है। अब तो यहाँ के जो संस्कार मैंने 10 साल से लिए हैं वो आपको वापस कर रही हूँ। और फिर उसने अपने सास ससुर की तरफ देखा और बोली, और हाँ, जब आप मुझे धौंस भी नहीं दे सकते कि मैं आपके घर में रह रही हूँ, अब आप हमारे घर में रह रही हैं तो आपको अब हमारे हिसाब से ही चलना पड़ेगा। ये सुनते ही दोनों चौंक गए और उन्होंने सोचा शाम को जब अंकित आएगा तो उससे कहेंगे। और शाम को जब अंकित आया, रजनी जी ने उसे रोते हुए सारी बात कही। सारी बात सुनने के बाद अंकित बोला, मम्मी पापा, आप दोनों को समझना चाहिए, वो घर और बाहर दोनों एक साथ देख रही है, बच्चे भी देखती है, और उसमें भी आपको चाहिए कि वो आपको गर्म खाना दे। कभी कभी तो आप ठंडा खा सकते हैं ना। उसी समय दीनदयाल जी और रजनी जी समझ गए थे कि हमें अगर बच्चों के साथ रहना है तो मुंह बंद कर कर ही रहना पड़ेगा। अब सारिका कभी सास ससुर को खाने देती और कभी नहीं देती थी। एक दिन दीनदयाल जी खुशबू सूंघते हुए बोले, अरे लगता है आज बहू ने कढ़ी बनाई और चावल बनाए हैं, बड़ी अच्छी कढ़ी की खुशबू आ रही है। रजनी जी ने भी गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ खुशबू तो खट्टी खट्टी सी आ रही है, बहुत अच्छी लग रही है, चलो थोड़ी देर में तो कढ़ी चावल दे ही देगी। लेकिन दोपहर से शाम होने आई थी और दोनों पति पत्नी को अभी तक खाना नहीं मिला था। अभी रजनी जी दीनदयाल जी से कह ही रही थी कि भूख लग रही है, और उसी समय उनका पोता कमरे में आ गया और मासूमियत से पूछ बैठा, दादाजी दादी, आप लोगों ने खाना क्यों नहीं खाया? दीनदयाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम खा चुके हैं बेटा, जब तुम मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। बच्चा कुछ कह पाता उससे पहले ही उसकी माँ सारिका कमरे में आ गई और ताने मारते हुए बोली, क्या झूठ सिखा रहे हो बच्चे को? दिन भर यहीं पड़े रहते हो, दुनिया के बुजुर्ग कितना काम करते हैं और तुम लोगों से एक काम नहीं होता, कहीं जाकर मजदूरी ही कर लीजिए। कंपनी में तो फ्रॉड कर ही लिया है आपने, अपने साथ साथ हमारी भी नाक कटवा दी। दीनदयाल जी और रजनी जी ने कभी सोचा नहीं था कि उनकी बड़ी बहू उनके साथ ऐसा सलूक करेगी। दीनदयाल जी ने संयम रखते हुए कहा, बहू ऐसे बात करना ठीक नहीं है, बस इतना कहना था। कि सारिका का गुस्सा और बढ़ गया। वो ऊंची आवाज़ में बोलने लगी, मुझे ही गलत समझते हैं सब, मैं ही इस घर में सबसे बुरी हूँ। आवाज़ इतनी तेज थी कि घर से बाहर सांप जा रही थी। शाम को अंकित ऑफिस से लौटा। घर में माहौल देखकर उसने पूछा, आज फिर क्या हुआ? सारिका ने रोते हुए अपनी तरफ से पूरी कहानी सुना दी। अंकित ने बिना कुछ पूछे माता पिता को ही दोषी ठहरा दिया। दीनदयाल जी ने हिम्मत करके कहा, बेटा आज हमें खाना तक नहीं दिया गया और ये बहुत बार हुआ है बेटा। इस पर अंकित झल्लाकर बोला, एक दिन खाना नहीं मिला तो क्या हो गया, इतनी सी बात का तमाशा बना दिया। ये सुनकर रजनी जी की आंखें भर आईं। वो कुछ बोलना चाहती थीं लेकिन शब्द गले में अटक गए। दोनों चुपचाप अपने कमरे में चले गए। उस रात कमरे में सन्नाटा था। बस रजनी जी की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। दीनदयाल जी ने धीरे से कहा, शायद हमारे कर्म ही ऐसे हैं। कुछ दिनों बाद एक रात सारिका ने अंकित से धीमी आवाज़ में कहा, हर दिन का झंझट है ये, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अंकित थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है कल देखते हैं। और उसने प्रभास को फ़ोन करके कहा, भाई तेरा नंबर है मम्मी पापा को रखने का। लेकिन अंकित ने कहा, मैं शहर से बाहर हूँ, अभी नहीं आ सकता मम्मी पापा को लेने। अंकित ने कुछ सोचा और फ़ोन रख दिया। अगले दिन रात को अंकित अचानक बड़े प्यार से बोला, पापा आज से आप प्रभास के साथ रहोगे, हमारा महीना पूरा हो गया है। रजनी जी ने हैरानी से पूछा, लेकिन बेटा इतनी रात को, कल सुबह छोड़ आना उसके घर। अंकित मुस्कुराकर बोला, अरे मम्मी वो क्या है ना, हम कल सुबह शहर से बाहर जा रहे हैं, बस इसलिए। दीनदयाल जी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप गाड़ी में बैठ गए। शहर की रोशनी पीछे छूटती चली गई, सड़कें सुनसान होती गईं। गाड़ी एक अंधेरी खाली जगह पर आकर रुकी। अंकित बोला, आप लोग यहीं बैठिए, मैं अभी आता हूँ। दीनदयाल जी ने बेटी की तरफ देखा, उनकी आंखें नम हो गईं।
धीमे स्वर में बोले, ठीक है बेटा, हम यहीं बैठेंगे। घर लौटते समय अंकित का मन अजीब सा भारी हो रहा था। जैसे ही वो घर पहुंचा, देखा कि उसका 8 साल का बेटा जाग रहा है और दरवाजे के पास खड़ा है। बच्चे ने सीधा उसकी तरफ देखा और बोला, पापा, और अंकित चौंक गया। बच्चे की आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। अंकित ने उससे धीमे से पूछा, तू सोया क्यों नहीं? बच्चा कुछ कहने ही वाला था कि तभी वहाँ पर सारिका आई और बोली, छोड़ आए अपने मम्मी पापा को प्रभास भैया के यहाँ। अंकित ने सारिका की तरफ देखा और बोला, हाँ छोड़ आया। अंकित के 8 साल के बच्चे ने उसकी तरफ देखा और बोला, पापा, क्या दादा दादी इतने बुरे थे कि आप उन्हें रात में सुनसान रास्ते पर छोड़कर आए हैं? अंकित ने अपने बेटे की तरफ देखा और बोला, ये क्या कह रहा है तू? बेटा बोला, पापा, मैंने आपकी और मम्मी की सारी बातें सुन ली थी। अंकित ने अपने बेटे की तरफ देखा और बोला, बहुत बोलने लगा है तू, तुझे कुछ पता भी है तेरे दादा दादी ने हमारे साथ क्या किया है? बेटा बोला, मम्मी जो भी किया हो, लेकिन आधी रात को आपको घर से बाहर तो नहीं निकाला था ना? ये सुनते ही अंकित और सारिका का दिल धक से रह गया। अंकित ने सारिका की तरफ देखा और फिर उसने वापस गाड़ी की चाबी उठाई और गाड़ी लेकर निकल गया। कुछ देर बाद वापस आया तो रजनी जी और दीनदयाल जी उसके साथ में थे। दीनदयाल जी और रजनी जी जैसे ही अंदर आए, उनका पोता उनके गले से लग गया। रजनी जी ने पहली बार अपनी बहू की तरफ प्यार से देखा और बोली, बेटा, आज हमें एक सबक मिल गया। जैसी करनी वैसी भरनी, हमने जो किया वही काट रही हैं। हमने कभी तेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसलिए आज हमारे साथ ऐसा हुआ है। बेटा, हमारी गलतियों को माफ़ कर दो। अब से हम आज के बाद कोशिश करेंगे कि हम तेरे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करें। सारिका ने सास ससुर से कुछ नहीं कहा, चुपचाप जाकर कमरे में बैठ गई। अंकित सारिका के पास गया और बोला, देखो, मैं अपने माँ बाप को ऐसे सुनसान रास्ते पर आधी रात में नहीं छोड़ सकता था। सारिका ने अंकित की तरफ देखा और बोली, मैंने आपको प्रभास भैया के घर छोड़ने के लिए कहा था, सुनसान रास्ते पर नहीं, और ना ही मैं कोई सबक सिखाना चाहती थी। हाँ, लेकिन एहसास तो ज़रूर दिलाना चाहती थी कि उन्होंने मेरे साथ आज तक जो किया है वो गलत था, और उन्हें वो एहसास हो गया है। बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। उस दिन से सारिका अपने सास ससुर की सेवा बहुत लगन से करने लगी थी और दीनदयाल जी, रजनी जी भी उसे बिल्कुल बेटी की तरह मानने लगे थे। शायद दोनों पति पत्नी ने अपना बुढ़ापा सुधार लिया था। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।